Hello, good afternoon, students. In our last video lecture, we have studied the all greenhouse gases and those effects, okay, and also effect of global warming on the earth. So there are some pictures which shows which are the factors who increasing or the temperature on the earth, okay. So जब एयर कंडीशनर को आप ज़्यादा यूज़ करते हो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, ठीक है। और CO2 गैस का अमाउंट और ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। दैट्स वाई जो है वो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ओजोन लेयर डिक्रीज़ होता है तब भी जो है थ्रू दी UV रेज, अल्ट्रावायलेट A रेज एंड अल्ट्रावायलेट B रेज, इससे ओजोन लेयर जो है वो डिक्रीज़ होता है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो हमें ओजोन लेयर को जो है वो डिक्रीज़ होने से रोकना चाहिए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे ओजोन लेयर जो है वो कभी डिक्रीज़ ना हो, वो इंक्रीज़ करे या फिर बैलेंस्ड कंडीशन में रहे। ऑल्सो फैक्ट्रीज से जो स्मोक और फॉर्म्स आ रहे हैं उनकी वजह से जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट में आता है और उसकी जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। नाउ देर आर सम इमेजेस, फॉर दैट वी हैव टू मेक नोट बेस्ड ऑन इट ऑफ हाउ मच CO2 इज़ बीइंग रिलीज्ड, ठीक है। तो किस तरह से जो है वो CO2 रिलीज्ड होता है। नाउ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल यानी कि जिसको जो कन्वेंशनल नहीं है, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, लाइक सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ठीक है। तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है, ये मतलब कभी ख़त्म नहीं होंगे। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी आपको हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है। एंड सम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें बायोमास भी है, ठीक है। सो बायोमास और टीडल एनर्जी जो है वो वाटर से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस तरह के ये जो 4 आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इनसे हमें एनर्जी मिलता है और इससे हमारा एटमॉस्फेयर भी जो है वो ज़्यादा हॉट नहीं होता, टेम्परेचर भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक है। नाउ मेजर्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सम मेजर्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को हमें प्रिवेंट क्यों करना है, क्यों रोकना चाहते हैं, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेज आवर अर्थ्स टेम्परेचर और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसीज कॉज होती है और इवन एग्रीकल्चरिंग के लिए भी अच्छा नहीं है। इरोजन भी होता है ऑन दी कोस्ट लाइन। हमने काफ़ी सारे जो है वो डिसीज़ देखी, लाइक कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू एट्सेट्रा। इस तरह की डिसीज़ भी कॉज होती है। और जो है वो गुजरात के लोगों के लिए कहा गया है कि in 2100 C we have to move or we have to migrate, यानी 55 लाख पीपल जो है वहाँ के उनको माइग्रेट होना पड़ेगा, एक दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन नेम्ड ग्रीन पीस, ठीक है। ग्रीन पीस इंस्टीट्यूशन ने अपने मतलब सर्वे के अकॉर्डिंग बताया है कि 50 लाख पीपल जो गुजरात में रहते हैं उनको 2100 CE में जो है वो दूसरी जगह पे माइग्रेट होना पड़ेगा। सो वी हैव टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट है रिड्यूस द यूज़ ऑफ सोर्सेज दैट रिलीज CO2 रिलीज़ होने वाले जितने भी सोर्सेज हैं उसको कम से कम आप यूज़ कीजिए, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो। देन अफोरेस्टेशन एंड कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन, ठीक है। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, कंजर्वेशन होना चाहिए फॉरेस्ट का, ठीक है। डिफॉरेस्टाइजेशन कभी नहीं होना चाहिए। और अफोरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट को अफोरेस्टेशन देना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि ज़्यादा ट्रीज़ हम ग्रो करेंगे, ज़्यादा फॉरेस्ट में ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, राइट। सो दे इनहेल द CO2 गैस, राइट। सो दैट्स वाई जो भी CO2 गैस हम रिलीज़ करेंगे कम से कम वो फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं वगैरह वो इनहेल करेंगे, जिस वजह से CO2 का जो क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगा। नाउ ग्रोइंग ट्रीज़ हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जितने ज़्यादा ट्री हम ग्रो करेंगे उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। नाउ अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक का यूज़ भी आप अवॉइड करो, ठीक है।
क्योंकि प्लास्टिक का नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब है, इनका बायोडिग्रेडेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो स्मॉग वगैरह प्रोड्यूस होता है, जो इन्वायरमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी हार्मफुल है। और इसमें सबसे ज़्यादा CO2 गैस और बाकी की जो हार्मफुल गैसेस होती है वो प्रोड्यूस होती है इसकी डिग्रेडेशन में। सो दैट्स वाई अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स और रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। नाउ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स। जो पेस्टिसाइड्स और मैन्योर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं उनको आप ऑप्टिमम यूज़ करो, मतलब बहुत ही कम यूज़ करो, ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करना है। अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि यूज़ ऑफ ग्रीन मैन्योर और कैटल मैन्योर, ठीक है। सो मतलब गोबर खाद जिसको बोला जाता है। सो कैटल मैन्योर और ग्रीन मैन्योर का आपको यूज़ करना है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को नहीं यूज़ करना है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से सॉइल जो है वो हार्म होगा, सॉइल हार्म होगा, तो उसकी वजह से उसके कांटेक्ट में जो भी वाटर और फूड और क्रॉप्स आएंगे वो भी हार्म होंगे, उसकी वजह से जो है वो CO2 गैस हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होगा। ऐड बायोटिक्स इन द फूड और फूड फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए जो फूड होता है उसमें बायोटिक्स आपको ऐड करना है, ठीक है, जिससे जो है वो एनिमल जो आप मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस करते। देखो यहाँ पे एनिमल जो है वो उनके मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस में और एक्सेलिंग ऑफ एनिमल में जो है वो 14 करोड़ टन जो है वो मीथेन गैस रिलीज़ होता है। सो दैट्स वाई अगर हम उन्हें बायोटिक प्रोवाइड करेंगे फूड के अंदर एनिमल्स को, तो जो है वो कम अमाउंट में मीथेन को वो रिलीज़ करेंगे एटमॉस्फेयर में। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हाउस होल्ड अप्लाइंसेस। जो भी हाउस होल्ड अप्लाइंसेस यूज़ करते हो उसको ऑप्टिमम अमाउंट में यूज़ करना है। एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट का जो प्रॉपर मीन है उसको आपको यूज़ करना है। चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ आपको चेक करते रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा ह्यूमन की पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि हम जो है वो डेली जो है वो CO2 गैस एक्सेल करते रहते हैं। सो बहुत ज़्यादा ह्यूमन का पॉपुलेशन होगा, वहाँ पे CO2 का अमाउंट भी ज़्यादा होगा। तो या तो आप ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए या बहुत से ज़्यादा ट्री आप ग्रो कीजिए। सो जो CO2 का अमाउंट आप रिलीज़ कर रहे हो वो बैलेंस हो जाएगा। नाउ डिज़ाइन द बिल्डिंग्स विथ सफिशिएंट वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए आप वेंटिलेशन वाले बिल्डिंग्स को आपको जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है। नाउ इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पेपर्स। इको फ्रेंडली पेपर्स आपको यूज़ करने चाहिए, उनका यूज़ इंक्रीज़ करना चाहिए। नाउ ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज़ अराउंड योर हाउस। जो भी आपके हाउस के आसपास की जगह है वहाँ पे आपको जो है वो प्लांट्स और ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए। नाउ मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ आपको करना है। यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जडिशियली, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। आप सभी को पता है पेट्रोलियम जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है और उसकी वजह से जो है वो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और कार्बनिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। सो हमें ऑर्गेनिक मटेरियल को कम ही यूज़ करना है। नाउ यूज़ वाटर केयरफुली, और केयरफुली वाटर को भी यूज़ करना है, क्योंकि वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसमें जो मतलब हाइड्रोक्साइड गैस होता है वो भी जो है वो मीथेन गैस के अमाउंट को इंक्रीज़ करता है कार्बन के साथ रिएक्ट होके। नाउ प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो भी मतलब रेन वाटर होता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रैक्टिस को यूज़ करना है। इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ CNG एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपको जो है वो CNG गैस का यूज़ करना है, क्योंकि CNG गैस जो होता है वो लेस पोल्यूटिंग गैस होता है। CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एंड टीडर एनर्जी, ठीक है। सो ये सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आपको यूज़ करना है, ओके। नाउ आप सभी को पता है कि टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए आपको जो है वो
4400 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट रहता है एंड 300 लीटर्स ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है। वुड ऑफ 11 ट्रीज इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, और 11 ट्रीज़ का वुड रिक्वायर्ड रहता है 1 टन पेपर बनाने के लिए। सो दैट्स वाई हमें जो है वो पेपर का यूज़ भी बहुत कम करना है। ओके, नाउ ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल पॉलिसी क्या है? ग्लोबल पॉलिसी यानी हर जगह पे ये यूज़ कर सकते हो आप, इसको ग्लोबल पॉलिसी बोला जाता है, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ऑन realizing that human activities are the root cause of destruction of the environment. Okay, the countries of the world gathered at Stockholm, the capital of Sweden, in 1972 to think of ways to protect the environment. Another convention was held at Rio de Janeiro in Brazil. ठीक है, तो पहले जो है वो रूट ऑफ कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि हम किस तरह से जो है वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो किस तरह से इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्ट हो रहा है, इसके रूट पे जो है, इसका जो रूट कैसे कोज हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, उसके लिए कंट्रीज़ लाइक स्टॉकहोम और कैपिटल ऑफ स्वीडन, ठीक है, स्वीडन जो है वो कैपिटल ऑफ स्वीडन क्या है? स्टॉकहोम है। तो स्वीडन एक कंट्री है, उसका कैपिटल स्टॉकहोम पे एक मीटिंग हुआ था, गैदरिंग हुआ था 1972 में, टू थिंक ऑफ वेज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के वेज के बारे में मीटिंग हुआ था, गैदरिंग हुआ था। और दूसरा गैदरिंग और कन्वेंशन हुआ था इन द रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में जो रियो डी जेनेरो है वहाँ पे ऐसा हुआ था मीटिंग। सो इन द मीटिंग हेल्ड एट कोपेनहेगन कैपिटल ऑफ डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। उसमें भी जो है इन द ईयर 2009 टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करने के लिए मीटिंग हुआ था। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द डेवलप्ड नेशंस आर नॉट एक्सेप्टिंग द कार्बन कट, ठीक है, जो भी डेवलप्ड नेशन है वो कार्बन कट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मीन्स द टेक्निक टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो भी टेक्निक ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन को रिड्यूस कर रही है, उस टेक्निक को वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो डेवलप्ड नेशन तो है बट वो यूज़ नहीं कर रहे, तो बाद में जाके वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन में आ सकते हैं। एंड दी डेवलपिंग नेशन वर इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर द रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और जो डेवलपिंग नेशंस हैं, यानी कि जो पहले से डेवलप नहीं है, डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्रेशर दे रहे हैं टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ताकि वो अच्छे से डेवलप कर सके। इसलिए क्योंकि वो कंटिन्यू मतलब रेस में है डेवलप्ड नेशंस के, मतलब डेवलप्ड नहीं है बट दे आर डेवलपिंग देयर नेशंस एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर फॉर द रिडक्शन ऑफ द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। It was decided to give an aid of $100 billion for the development of developing nations. जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए $100 बिलियन देने का डिसाइड हुआ प्राइमरीली, ठीक है। सो इन दिस मीटिंग 59 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम 45 कंट्रीज वर प्रेजेंटेड एंड थ्रू इट, ठीक है। तो इस मीटिंग में 59 रिसर्च पेपर 45 कंट्रीज से आए थे। इस पूरे मतलब ग्लोबल वार्मिंग पे रिसर्च हुआ था कि किस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट हो रहा है, हम किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, इस तरह के टॉपिक्स पे रिसर्च हुआ था। तो उसमें कितने टोटल 59 रिसर्च पेपर आए थे और 45 कंट्रीज से आए थे। द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर मेड टू थिंक सीरियसली रिगार्डिंग द चेंजिंग क्लाइमेट, ठीक है। तो जो लीडर्स थे पूरे वर्ल्ड से जो लीडर्स आए थे, दे थिंक सीरियसली रिगार्डिंग द चेंजिंग क्लाइमेट के बारे में वो सीरियसली मतलब सोच रहे थे और उन्होंने उसके बारे में रिसर्च पेपर लिखे थे। ऑन एन एवरेज अ सिटीजन इन द वर्ल्ड एमिट्स 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मतलब एक सिटीजन जो होता है वर्ल्ड में, सिर्फ एक सिटीजन की बात करें तो वो कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करता है,
आप सभी को पता है 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इंडियन सिटीजन्स एमिट 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड, और इंडियन सिटीजन का सर्वे किया तो पता चला कि वो 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अदर डेवलपिंग नेशन रिलीज फार लेसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर इंडिया के कंपैरिजन में बाकी सारे नेशंस की कंट्रीज़ की बात की जाए तो वो बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कंसेशंस शुड बी गिवन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, एंड मोर रिस्ट्रिक्शन शुड बी imposed on the countries like USA as an average American emits 20.6 metric ton कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन यूएसए और जो है अमेरिकन जो है जिसको हम अमेरिकन कहते हैं यूएसए को, वो जो है वो 20.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई जो है इन पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है इनके डेवलपमेंट पे, ठीक है, बिकॉज दे आर एमिटिंग 20.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ठीक है। तो इस तरह से ग्लोबल पॉलिसी लगा दिया है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ऐसी पॉलिसीज़ लगाना ज़रूरी है, वरना जो है वो कंट्रीज़ में मतलब कोई रूल ही नहीं होगा, और वो जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी करते जाएंगे जिससे जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट होगा, हमारा एटमॉस्फेयर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्म होगा, जिससे जो है वो लोगों को ही प्रॉब्लम होगी। उनकी गलत एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो वही उनको ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको जो है वो अच्छे से कम जितना हो सके उतना जो है वो ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए जो लिस्ट दी गई है इनको यूज़ करना है। इसको फॉलो करोगे आप तो ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट को हम जो है वो रोक सकते हैं कम से कम, ठीक है। So thank you for watching this video. We have completed this chapter. Please revise this video at least 2 times, okay, and textbook exercise and workbook exercise I will send